Dear participants, welcome to our workshop. Today's workshop is about ethical hacking. Your trainer, Sir Shazib, will conduct this session. Sir, please continue. हेरा आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दें मेरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शाजिब अली खान। मैं आपको एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाऊंगा आज, जो ओमनी एकेडमी की तरफ से होगी, और टॉपिक होगा एथिकल हैकिंग। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ शाजिब अली खान। मैंने PSCS किया और करंटली मैं MS कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। उसके साथ साथ मैं एक सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म में, जो कि एक यूरोप बेस्ड है। उसके साथ साथ मेरा एथिकल हैकिंग में अराउंड 4 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और साथ में मैंने 50+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग के, जो कि लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए थे। और जो इंडस्ट्रीज थी उसमें फाइनेंशियल सेक्टर था, हेल्थ केयर, पेट्रोलियम और डाटा सेंटर। उसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड हूँ CEH, ECPPT, साइबरऑप्स, ACA/CS और ACA/CC और Azure फंडामेंटल्स, CNSS, Avitrix CNSA और Elastic Endpoint Security SIEM और मल्टीपल अदर सर्टिफिकेशंस भी हैं। अच्छा, ये जो सेमिनार होगा ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, इसलिए आप इसको किसी भी तरह से मिसयूज या इलीगल यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग किसी भी तरह के कंप्यूटर फ्रॉड या फिर किसी भी तरह की चीज को एक्सप्लॉइट करना, जिस तरह वो डिजाइन नहीं हुई हो, और उस चीज को उस तरह यूज करना। जैसे कि कोई वेबसाइट होती है, उसमें एक लॉगिन पेज होता है, तो लॉगिन पेज से जो एडमिन जो होता है वेबसाइट का, वो लॉगिन कर पाता है, लेकिन हैकर जो होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी भी तरह वो दूसरे रास्ते से होता है वेबसाइट के अंदर एंटर होने के लिए। तो वो इस तरह चीज़ों को यूज करते हैं जिस तरह वो डिजाइन नहीं हुई हो। दूसरी तरफ आती है एथिकल हैकिंग। ये भी सेम ही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको हैकिंग परफॉर्म करनी होती है, लेकिन अथॉरिटी के साथ होती है। जो भी कंपनी आपको हायर करती है वो आपको अथॉरिटी देती है कि आप उसके जो भी एसेट्स हैं उसको हैक कर सकते हैं। तो दोनों में हैकिंग ही कंडक्ट होती है, लेकिन ऊपर वाला जो है उसमें लीगल वे में होती है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ को टेस्ट या हैक करने के लिए अथॉरिटी नहीं होती। और जो नीचे वाला है उसमें आपको अथॉरिटी के साथ आप हैक करते हो। व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, अपनी वेबसाइट हो गई या नेटवर्क हो गया या जो भी उनका एसेट है, वो उसको टेस्ट करवाती हैं, जिसमें हम वर्नेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और फिर एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमें वीकनेस या फिर वर्नेबिलिटीज मिलती हैं नेटवर्क में, हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर एक्सप्लॉइट करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। देन वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फिर फिक्स करती है और हमसे वेरीफाई करवाती है। ये इस पूरी एक्टिविटी का ये मकसद होता है कि हम ऐसा हैकर उन सब चीज़ों को हैक करें, लेकिन लीगल वे में, ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी के साथ, ताकि असली हैकर जब आए तो वो उन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके और ऑर्गेनाइजेशन पहले से सिक्योर हो जाए। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसिस करती हैं। और जो कि अब तो ये सॉफ्टवेयर साइड पे भी आ रहा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वेबसाइट बनाते हैं और सारी चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, तो वो मोस्टली अब हैक हो रही हैं, तो जिसकी वजह से अब सॉफ्टवेयर हाउसेस भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग परफॉर्म करवाने लगता है। तो आगे बहुत ज़्यादा बूम भी आ रहा है, और कल स्टेट बैंक ने भी अनाउंस किया कि $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी में, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर की जो साइबर सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस एरिया में।
हैकर्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, और फिर एक्स्ट्रा टाइप्स भी होती हैं जो इन्हीं के साथ मर्ज होके आगे चल रही होती हैं, जैसे कि हैक्टिविस्ट हो गया और साथ में स्क्रिप्ट किडीज। अच्छा, व्हाइट हैट हैकर कौन होता है? व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो पूरी अथॉरिटी के साथ लीगल वे में चीजों को हैक करते हैं और उसको हैक करते हैं, लेकिन लीगल वे में पूरा वो मेहनत करते हैं, सारी चीजें हैकर की तरह ही, लेकिन उसको लीगल वे में हैक करते हैं वो, क्योंकि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एसेट को सिक्योर कर सके। उसके बाद आता है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट जो होते हैं वो असल में इलीगल हैकर होते हैं जो चीज़ों को हैक करते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वो किसी के बैंक अकाउंट को हैक करते हैं या फिर किसी के कंप्यूटर को हैक करते हैं और वहाँ पे वायरस छोड़ देते हैं कि हम सारी फाइल्स को आपके एनक्रिप्ट कर देंगे, जब तक अगर आप पेमेंट रिलीज नहीं करोगे तो हम आपको फाइल्स वापस नहीं देंगे। लोगों के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डाटा भी होते हैं और वो सारी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और फिर आते हैं ग्रे हेड। ग्रे हेड वो होते हैं जो वाइट और ब्लैक हेड दोनों के मर्जर होते हैं। एक एक तरह से मेरे ख्याल से इंटरनेट इश्यू होगा। आपके लिए तो ग्रे हेड जो होते हैं वो मर्जर होते हैं व्हाइट और ब्लैक हेड के, सर आपको जिसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा एक मिनट। अब ठीक है। व्हाइट और ब्लैक हेड, इसमें वो किसी भी चीज़ को हैक कर लेते हैं अथॉरिटी, लेकिन वो मोस्टली नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सन की चीज़ हैक करी होती है वो रिपोर्ट बैक कर देते हैं कि इसको फिक्स कर लें क्योंकि हमने इसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड सर आउट अब कर तो ली बहुत है। हल्की आवाज हो गई है, जब आप बोलते हैं ना एकदम आपकी आवाज गायब हो जाती है। यार मुझे फिर माइक चेंज करने दो। अब कैसी है? अब क्लियर है आवाज़? जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो हैक तो कर लेते हैं विदाउट अथॉरिटी ग्रे हेड, लेकिन उसके साथ साथ रिपोर्ट बैक भी कर देते हैं कि उन्होंने किस तरह हैक किया, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद आते हैं हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट वो होते हैं जिनका कोई ना कोई मकसद होता है किसी भी चीज को हैक करने के पीछे, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूशन ज्यादा फैला रही है, या फिर जैसे कि अभी एक केस हुआ था पानामा लीक्स का जो हुआ था, उसमें हैकर्स ने दुनिया भर के जो पॉलिटिशियंस थे उन सबकी करप्शन को रिवील करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स हैक किए, ये सब चीजें, तो उनका एक मकसद था। और उसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जिनको असल में कुछ भी नहीं पता होता कि हैकिंग होती क्या है। वो दूसरे हैकर्स के बनाए हुए टूल्स को यूज करते हैं और अक्सर वो इस बात से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है क्योंकि उनको टूल के बैकग्राउंड का पर्पस नहीं पता होता कि वो टूल किस तरह चल रहा है, तो अक्सर वो बहुत ज्यादा डैमेज भी कर देते हैं चीजों को। ठीक है, हैकिंग टर्म्स। टर्मिनल। टर्मिनल में ये होता है कि हम किसी भी सिस्टम को अगर कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं वो टर्मिनल होता है, जैसे कि लिनक्स में इसको टर्मिनल कहते हैं और विंडोज में इसको सीएमडी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट।
क्योंकि अगर हम किसी भी सिस्टम को रिमोटली हैक करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं तो हमें सबसे पहले जो एक्सेस मिलता है वो मिलता है उसके कमांड लाइन शेल पे। अब वो लिनक्स का भी हो सकता है या फिर विंडोज का भी हो सकता है। उसके बाद आती है रिकॉनेसेंस, फुटप्रिंटिंग और एन्यूमरेशन। ये तीनों डिफरेंट वर्ड हैं लेकिन मीनिंग इनका सेम ही है। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना कि वो अगर कोई इंसान है तो वो क्या काम करता है, उसकी आने जाने की टाइमिंग क्या है, अगर वो कोई सिस्टम है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसमें ओपन पोर्ट्स कौन सी है, और अगर कोई वो वेबसाइट है तो कौन सी बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, ये सब चीज़ें। फिर आता है मेलवेयर। मेलवेयर ये होता है कि किसी भी सिस्टम में इंट्रूड करने के बाद उस सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश करता है ये सॉफ्टवेयर। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग में हम किसी को भी फेक मेल इस तरह सेंड करते हैं जैसे कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो और बदले में हम उससे उसका डाटा रिवील करवा लें। जैसे कि बहुत सारे एसएमएस भी आते हैं, जैसे कि आपने फला फला शो से एसएमएस आपको रिसीव हो रहेगा, आपने ये प्राइस जीत लिया है तो आप हमें इतने पैसे भेजें ताकि हम आपको ये चीज़ दें। रुको जाओ। ठीक है, फिर आते हैं स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी ये टेक्निक होती है डाटा को हाइड करने के लिए। इसमें हम जैसे कोई इमेज होता है तो इमेज की फाइल के अंदर ही हम अपना टेक्स्ट हाइड कर देते हैं ताकि जो भी रिसिपिएंट हो हमारा उसको हम बता देते हैं कि ये टेक्स्ट होगा इसके अंदर। तो नॉर्मल यूजर जब देखेगा तो उसको वो इमेज ही दिखेगी, लेकिन जो इसका एक्चुअल रिसिपिएंट होगा उसको ये पता होगा कि इसके अंदर से हिडन डाटा जो हमने मैसेज भेजा है वो किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। जो ये थोड़ा डिजिटल फॉरेंसिक की तरफ आ जाता है। फिर वाईफाई अटैक्स होंगे कि जो आपके अराउंड वाईफाई हैं उनकी किस तरह की एनक्रिप्शन लगी हुई है, उनको किस तरह ब्रेक करना है, उनके पासवर्ड को किस तरह रिवील करना है। प्रॉक्सीज, वीपीएन। प्रॉक्सी और वीपीएन में ये इतना डिफरेंस होता है कि प्रॉक्सी कभी कभी इनसिक्योर भी होती है लेकिन वीपीएन हमेशा सिक्योर वे में होता है। वीपीएन एक टनल क्रिएट कर देता है जिससे आप दूसरे सिस्टम को एक्सेस करते हुए थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हो। ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में किसी भी तरह का कोई लॉगिन पेज है किसी सिस्टम पे तो हम उसको बार बार रीअटेम्प्ट करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई ईमेल एड्रेस लिख दिया हमने example@example.com और उसके हमारे पास पूरी वर्ड लिस्ट होगी, वो उस पर जैसे 10,000 पासवर्ड है हमारे पास तो 10,000 के 10,000 हम पासवर्ड ट्राई कर रहे होंगे उस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट ताकि कोई एक भी अगर लग जाए तो हम लॉग इन कर सकें। पॉनिंग। पॉनिंग का मतलब सिंपल होता है कि किसी भी सिस्टम को हैक करना कि किस तरह हमने एक्सप्लॉइट किया। टॉर। टॉर ये टॉर में ये होता है कि 3 सिस्टम का रिले क्रिएट होता है और उन तीनों से हमारा ट्रैफिक पास होते हुए जो एक्चुअल वेबसाइट होती है वहां पे जाता है। जैसे कि अगर मुझे google.com पे जाना है तो मैं अपने टॉर के ब्राउजर में लिखूंगा google.com, वो पहले एक सिस्टम पे जाएगा टॉर के, फिर वो दूसरे सिस्टम पे जाएगा, फिर तीसरे सिस्टम पे, फिर गूगल पे जाएगा। तो इन केस हम किसी को भी अगर एक्सेस कर रहे हैं वो हमें ट्रेस बैक करना चाहे तो बीच में 3 सिस्टम होंगे तो वो हम तक पहुंचना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर रैट रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल होते हैं जिसमें हम मेलवेयर भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि एनीटेक्स हो गया या फिर टीम व्यूवर हो गया, उससे हम दूसरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकें। की लॉगर्स ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि इनकी जीयूआई तो मोस्टली कोई भी नहीं होती, ये सिस्टम के बैकएंड सर्विस पे चलते रहते हैं और जो भी हम की स्ट्रोक अगर अपने कीबोर्ड पे लिखते हैं ये उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। और जैसे कि कोई भी इंटरवल जो भी सॉफ्टवेयर में डिफाइन हो वो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो भी हमने अपने सिस्टम पे लिखा होता है पूरा लॉग बना के इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को सेंड कर देते हैं। ये भी एक मेलवेयर के टाइप ही है। फिर फायरवॉल। फायरवॉल एक डिवाइस होती है, डिवाइस भी जो वर्चुअल भी हो सकती है और हार्डवेयर भी हो सकती है। इसमें हम रूल्स एंड टर्म्स डिफाइन कर देते हैं जिसके थ्रू कोई भी नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको पास होने देना या नहीं होने देना बिहाफ ऑफ देयर आईपी
या फिर ट्रैफिक टाइप उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर पास ऑन दे सकते हैं, रूल्स क्रिएट होते हैं। रूट किट एक मैलवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के कर्नल में है या फिर आपके विंडोज या फिर लिनक्स दोनों के कर्नल में खुद को इंस्टॉल कर लेता है। तो अगर आप पूरे सिस्टम पे स्कैन कर लें, सब चीज़ें कर लें, लेकिन ये रिवील नहीं होता और ये बैकएंड पे वर्क करता रहता है। हनी पॉड्स सिस्टम्स में किसी भी नेटवर्क में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये एक वल्नरेबल सिस्टम होता है जो हैकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है, ताकि अगर कोई भी चीज़ नेटवर्क पे अटैक करने वाली है तो वो पहले देखती है कि कौन कौन से होस्ट हैं, तो उसको हनी पॉट भी मिलता है। तो अगर उसको हनी पॉट मिल जाए तो वो पहले उस पर अटैक करती है, जो कि एक फेक सिस्टम होता है हनी पॉट। तो जो नेटवर्क ओनर होता है उसको ये पता लग जाता है कि हैकर्स इस फेक सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं, तो वो अपने नेटवर्क को जल्दी से सिक्योर कर लेता है। रबर डक यूएसबी किलर, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर, एक तरह की यूएसबी डिवाइस होती है जो मिमिक करती है कीबोर्ड या फिर माउस की तरह। अब जैसे बैंक्स होते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे यूएसबी ब्लॉक होती है। तो हम ये इस यूएसबी का हार्डवेयर इस तरह डिजाइन हुआ होता है कि ये कीबोर्ड और माउस की यूएसबी की तरह एक्ट करता है, तो हम इसमें स्क्रिप्ट्स लोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिस्टम में। रैनसमवेयर ये भी एक मेलवेयर की टाइप है, लेकिन इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में इसको एग्जीक्यूट कर दें, तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये सिस्टम की सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लेता है, और एनक्रिप्ट करने के बाद जो भी डाटा होता है वो इनएक्सेसिबल हो जाता है यूजर सिस्टम ओनर के लिए, और फिर ये पेमेंट की डिमांड करता है। अगर आप पेमेंट देंगे तो ये आपके डाटा को रिलीज कर देता है, और जो कि पेमेंट बहुत सारे लोग कर भी देते हैं लेकिन उसके बाद भी रिलीज नहीं करते ये लोग। और नेक्स्ट है हैकिंग। अच्छा, हैकिंग या फिर एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल ओएस होते हैं, जिसमें काली लिनक्स होता है, पैरेट है, वाईफाई स्लैक्स है और आर्क लिनक्स है। इसमें इसमें ये सारे के सारे जो डिस्ट्रोस हैं लिनक्स के, इसमें टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो हमें कोई भी टूल फिर से इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। बहुत कम टूल्स होते हैं जो हम बाहर से फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इनको इंस्टॉल कर लेते हैं तो मोस्टली सारे टूल्स इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। उसके बाद जो विंडोज के ओएस हैं जो हैकिंग में सपोर्ट करते हैं, वो ये है मेंटेनेंट, ऑफेंसिव वीएम और कल लिनक्स का सब सिस्टम है जो कि विंडोज के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, सीआईए ट्रायड यूज होता है किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कि जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, कोई भी हमारे डाटा को रीड ना कर सके। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट है, अगर हम अपने मोबाइल या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो कोई हमारा डाटा नहीं देख पाए, कोई हमारे स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस ना देख पाए। उसके साथ साथ इंटीग्रिटी जैसे कि अगर हम किसी को अपना कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने ट्रांसफर किया 10,000, तो वो बीच में नेटवर्क में जाते जाते कोई हैकर उसमें एक और जीरो ऐड करके 10,000 को 1 लाख रुपए ना कर दे, तो ये भी इंश्योर करना होता है। और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी में जब हमारी मर्जी हो हम अपनी सर्विस को एक्सेस कर पाए। ऐसा नहीं हो कि कोई डीडोस अटैक हो जाए या फिर हैकर हमें किस तरह प्रिवेंट कर दे किसी भी सिस्टम को यूज करने से। अच्छा, ये दो मोस्ट फेमस हैकर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इनकी अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। एक केविन पिटनिक और हीथ एडम्स, यूट्यूब और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं इनको। प्रैक्टिस एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे वल्नहब हो गया, हैक द बॉक्स हो गया और ट्रैक में हो गया। तो इनको यूज करते हुए एथिकल हैकिंग को सीख भी सकते हैं और ये लैब्स भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। आगे कोर्स में हम ये भी देख रहे होंगे कि वेब एप्लीकेशन की कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है, कि नॉर्मल यूजर अकाउंट से हम अपने अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स किस तरह दे सकते हैं।
एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह परफॉर्म करना है, उसके साथ साथ हम किसी भी वेबसाइट के सारे यूजर्स का डाटाबेस किस तरह अपने पास डंप कर सकते हैं। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जिसमें हम कोई भी हमारे जैसे कि दूसरा कोई यूजर है, जैसे सेम वेबसाइट है फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो फेसबुक अकाउंट किसी ने अपने पास लॉगिन किया और हमने अपने पास लॉगिन किया, तो किसी और का अकाउंट अपने पास किस तरह टेक ओवर करना है। और बाकी बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म भी आते हैं, जैसे हैकर वन है, बग क्राउड, सिनेक। यहाँ पे रियल वेबसाइट्स दी जाती हैं, जो कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ पे देता है, हैकर से हैक करवाता है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, तो सारे प्लेटफॉर्म जो होते हैं यहाँ पे अपने खुद को रजिस्टर करवाते हैं। फिर जो दुनिया भर के हैकर्स होते हैं वो यहाँ से इनको हैक करते हैं, बदले में हैकर्स वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करते हैं और वो बदले में बाउंटीज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। बाकी एथिकल हैकिंग सीख के मल्टीपल कैरियर रोल्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, तो पेनिट्रेशन टेस्टर की बहुत कम ऐसे रोल्स हैं जिसमें फ्रेश से लेके 1 साल तक की स्टार्टिंग सैलरी 50 to 80,000 होती है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये सारे के सारे आपके स्किल लेवल पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा आगे एथिकल हैकिंग सीखने के बाद कैरियर रोल अडॉप्ट करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट स्टार्टिंग फ्रेश से 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे 40 to 60 है करंट मार्केट के हिसाब से। रेड टीमर की 80 to 120 की होती है और पर्पल की इससे भी काफी ज्यादा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर इसका ना प्रोफेशनल कैरियर क्या है, किस तरीके से मतलब प्रोफेशनली इसको यूज कर सकते हैं और इसको यानी कि इसको क्या फ्रीलांसिंग में भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, इसको फ्रीलांसिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसको एथिकल हैकिंग सीखने के बाद एथिकल हैकर्स की बहुत सारी, अब तो करंटली बूम भी आ चुका है एथिकल हैकर्स की जॉब का, तो जॉब भी आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग पर भी इसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म्स बने हुए बग बाउंटीज के, जहाँ पे आप रियल वेबसाइट्स को हैक करके जो भी जिस भी तरह जिस लेवल की आपने जिस सेवेरिटी की आप वल्नरेबिलिटी निकाली होगी उससे आप पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि $1000 की पर हैक अटेम्प्ट की आपको पेमेंट मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एथिकल हैकिंग सीखने के लिए कि हमारा कोई बैकग्राउंड होना चाहिए डेवलपमेंट से या कोई लैंग्वेज हमें आनी चाहिए? नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने MBBS किए और वो फिर एथिकल हैकिंग की तरफ आ गए, और ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेशनली मैं बता रहा हूँ जो फायर फाइटर थे और वो एथिकल हैकिंग की तरफ आ गए। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड या फिर कोई डेवलपमेंट स्किल जिसमें आपको कोई लैंग्वेज का स्किल आना चाहिए, कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं है। कोई भी कभी भी अपने स्किल लेवल को शार्प करते हुए सीख सकता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वाइंड अप करते हैं सेशन को। Thank you so much. Thank you for participants our workshop. You have any query, please contact this number and visit our website. Thank you so much, sir, and participants. Thank you. Thank you, Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।